है कि प्लांट रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, ठीक है। आपको पता है कि प्लांट जो ग्रो करता है उसकी कितनी स्टेजेस होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सीड को जर्मिनेट करते हैं, सीड को सो करते हैं, उसके बाद प्लांट क्या करता है, सीड की जर्मिनेशन होती है। जब जर्मिनेशन होती है उसके बाद क्या होता है कि उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। वेजिटेटिव ग्रोथ वो होती है जिसको हम कहते हैं, जो उसकी शूट्स बनती हैं, रूट्स बनती हैं, ब्रांचेस बनती है, लीफ बनता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ। जब वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है देन हर बड से कोई ना कोई फ्लावर बनता है। अच्छा, उस फ्लावरिंग को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। जब फ्लावर बनता है, फ्रूट बनता है, फर्टिलाइजेशन होती है, फ्रूट डेवलप होता है, फिर फ्रूट की मैच्योरिटी होती है, फिर बाद में फ्रूट की सेनिसेंस होती है। इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। इसे क्या कहते हैं, दो ग्रोथ से, एक है वेजिटेटिव ग्रोथ, एक है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। प्लांट्स की ये दो ग्रोथ मेन इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन इसकी स्टेजेस कौन कौन सी है ग्रोथ की, वो भी सारी आपको पहले तो ये चार स्टेजेस है। सीड की जर्मिनेशन से लेकर पहला जो फूल या फ्लावर बड बनने तक उसको कहते हैं जुवेनाइल ग्रोथ। उसको क्या कहते हैं, जुवेनाइल ग्रोथ। फिर फ्लावर बड बनने से लेकर फ्लावर बनने तक जो स्टेज होती है उसे कहते हैं ट्रांजिशनल स्टेज। उसके बाद फ्लावर बनता है, फ्लावर के बाद फ्रूट बनता है, फ्रूट बनने के लेकर जब फ्रूट मैच्योर हो जाता है उस स्टेज को कहते हैं मैच्योरिटी स्टेज। जब फ्रूट मैच्योर होने के बाद फिर उसकी राइपनिंग होती है, राइपनिंग के बाद फिर वो सेडिसेंस की तरफ चला जाता है, डेथ ऑफ द फ्रूट। इसे हम कहते हैं सेडिसेंस। अभी हम जो डिटेल से इन चारों स्टेजेस के बारे में हम पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर के अंदर, ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है हॉर्टिकल्चर के अंदर ज्यादातर फ्रूट क्रॉप्स है, फूड क्रॉप। और दूसरा है हमारे पास फ्लावरिंग क्रॉप भी है, फ्लोरिकल्चर भी है। इट मीन हमारे पास फ्लावर होगा तो फ्रूट होगा, अगर फ्लावर नहीं होगा, ये कौन सा हम हॉर्टिकल्चर वाले, फ्रूट नहीं होगा, फ्रूट नहीं होगा। हॉर्टिकल्चर जो फॉरेस्ट्री है, जो फॉरेस्ट्री है उसके अंदर हमें सिर्फ ट्रीज चाहिए होते हैं या टिम्बर चाहिए होते हैं, लेकिन हमें हॉर्टिकल्चर के अंदर क्या चाहिए, फ्लावर। इफ देयर इज नो फ्लावर देयर इज नो फ्रूट। अच्छा, इट मींस फ्लावरिंग इज अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। और इसको हमें अंडरस्टैंड करने के लिए हमें वी नीड लॉट ऑफ रिसर्च। द पीपल दे आर डूइंग लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और उसके बाद रिसर्च कर रहे हैं कि कौन सी स्टेज है, किस स्टेज के ऊपर प्लांट कब फ्लावर करता है, किस एनवायरनमेंट के अंदर फ्लावर करता है, किस तरह की न्यूट्रिशन दी हम ये फ्लावरिंग आती है, फिर इसकी जो डिफरेंट स्टेजेस है ये कैसे आपस में कोरिलेट करती है। ये सारी कहानी दे आर लिंक विद फ्लावरिंग, ठीक है। आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा होगा कि फ्लावरिंग के लिए ना 3 मेन चीजें चाहिए होती है फ्लावरिंग के लिए, ठीक है। एक है फोटोपीरियडिज्म। मैंने उस दिन आप लोगों को कोई टेम्परेचर की स्टेजेस बताई थी। यस सर। सर अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा होता है, 0 लेस देन 0। लेस देन 0। अच्छा, अगर 0 to 8 हो वो चिलिंग टेम्परेचर है, ठीक है। अगर 8 से 20 के दरमियान में तो वो लो टेम्परेचर हो गया। अगर 20 से 25 या 28 के दरमियान में दैट इज रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर कह सकते हैं इसको। और अबव देन 30 इज अ हाई टेम्परेचर। ये कहानी अब आप लोगों ने ना याद रखनी है। आपने देखना है कि कौन सा प्लांट है वो फ्लावरिंग किस टेम्परेचर पे देता है, वो फ्रूट की डेवलपमेंट किस टेम्परेचर पे देता है,
फिर वो सीड की जर्मिनेशन किस टेम्परेचर पे देता है, ये सारी कहानी आपको पता होनी चाहिए इफ यू वांट टू बी अ गुड हॉर्टिकल्चरिस्ट। ठीक है, ये सारी कहानी आपके पास होनी चाहिए, आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं फ्लावरिंग की फिजियोलॉजी की तरफ आता हूं। अच्छा, आप लोगों ने जो फ्लावर है ना उसके लिए ये कम से कम हमारे पास ये 4 चीजें होनी चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर कंप्राइजेस एटलीस्ट 4 भी प्रोसेस है कि एग्जैक्ट लोकेशन जिससे के ऊपर फ्लावर बन रहा है, करेक्ट टाइम वो कौन सा होगा। अच्छा, ये जो वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होगी उसके उसके अंदर जो लीफ की प्राइमोर्डिया है या ब्रांच का प्राइमोर्डिया वो कैसे कन्वर्ट होगा। अच्छा, आपको बताओ कि जो सिट्रस है या डिफरेंट प्लांट्स हैं उनके अंदर फ्लावरिंग कब आती है। मैंगो के अंदर फ्लावरिंग कब आती है, गावा के अंदर फ्लावरिंग कब आती है, कितने सालों के बाद आती है पहली फ्लावरिंग। हाँ, वो है आइडिया 5 years. एग्जैक्टली। 2 या 3 years. कुछ के अंदर 2 साल के बाद आ जाती है, कुछ के अंदर 3 साल के बाद पहली फ्लावरिंग आती है, कुछ के अंदर 5 साल के बाद। इवन कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनके अंदर फ्लावरिंग आफ्टर 20 इयर्स आती है। ठीक है, लाइक सफेदा है, सफेदा के अंदर जिंदगी में एक बार फ्लावरिंग आती है, जब फ्लावरिंग आती है तो वो मर जाता है। और इस तरह कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर फ्लावरिंग जो है बड़े 10 दिन के बाद भी आ जाती है, उसे एनुअल प्लांट कहते हैं। जो एक ही सीजन में दोनों ग्रोथ कंप्लीट करे उसे हम एनुअल प्लांट कहते हैं, जिसके अंदर वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ एक ही सीजन में कंप्लीट हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, एनुअल प्लांट। अच्छा, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको वेजिटेटिव ग्रोथ उसकी एक सीजन में होती है, फिर उसको फोटोपिरियडिज्म या डिफरेंट और वो जो एनवायरमेंट मिलती है, फिर उसके बाद वो सेकंड सीजन के अंदर अपनी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कंप्लीट करता है, उसे कहते हैं बाइएनुअल क्रॉप्स। अच्छा, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपनी जो वेजिटेटिव ग्रोथ पहले 3-4 साल में करते हैं, फिर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है, फिर वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, फिर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है, उसका एक साइकिल चलता रहता है, और मोर देन 3 years दे नीड टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। तो ऐसे प्लांट्स को हम प्री प्लांट्स कहते हैं। अब इन सब के अंदर जो है ना, अगर हम देखें तो ये सारा जो भी लिंक है ना, वो सारा इस एक पाथवे के साथ लिंक है। ये जो अभी मेरे सामने आप नजर आ रहा है कुछ आपको पाथवे। यस सर। Yes. अच्छा, इसके मुताबिक एक जीन है, ये जेनेटिकली रेगुलेट होती है चीजें। ये कैसे होती है, दीज आर रेगुलेटेड थ्रू जेनेटिक्स, जीन्स। ठीक है, जीन्स हैं जो रेगुलेट करते हैं फ्लावरिंग को, फ्लावर बड बनाने में कौन किसका रोल है, जीन्स का। लेकिन वो जीन्स एक्टिवेट कब होते हैं, वो डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से एक्टिवेट होती है। ठीक है, अगर वो जीन एक्टिवेट नहीं होगा, फर्ज एक स्पेसिफिक जीन है जो फ्लावरिंग के लिए चाहिए, अगर वो जीन एक्टिवेट नहीं हुआ तो फ्लावरिंग नहीं होगी। अच्छा, वो जीन अगर एक्टिवेट नहीं होता तो उसकी वजह क्या हो सकती है, तो अगर एक्टिवेट होता है तो वो किस वजह से होता है। ठीक है, अगर मैंने बताया था जुवेनाइल स्टेज होती है प्लांट के अंदर, जो सीड जर्मिनेशन से लेकर पहला फ्लावर आने तक, इस दौरान जो भी ग्रोथ होती है उसे हम क्या कहते हैं, जुवेनाइल। अच्छा, अब जुवेनाइल जो पीरियड होता है उसके अंदर ज्यादातर प्लांट के अंदर ग्रोथ होती है वेजिटेटिव। अब जो वेजिटेटिव ग्रोथ क्यों होती है, कैसे होती है, ये सारी एक कहानी है। ठीक है, मेरी बात की समझ आ रही है। अच्छा, अब ये देखें, आप यहां पर ये एक जीन है जिसे कहते हैं FLC। FLC ये एक जीन है, जब भी ये जीन एक्सप्रेस होगा तो वेजिटेटिव ग्रोथ होगी। मेरी बात की समझ आ रही है। FLC
जीन, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है सबको? Yes, sir. अब ये जो FLC जीन या इसको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी कहते हैं, एक ऐसी प्रोटीन है, जब ये बनी होती है प्लांट के अंदर तो क्या होगा? वेजिटेटिव ग्रोथ होगी। वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब क्या है? फ्लावर बनने तक जो ग्रोथ होती है। वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब क्या है? लीफ, फ्रूट, रूट्स वगैरह बनेंगी। एग्जैक्टली, ठीक है। दो फ्लावरिंग, दो फ्लावरिंग, ओनली वेजिटेटिव ग्रोथ, ठीक है। अच्छा, जब ये जीन, अब ये देखो, ये आपने एक लाइन लगी हुई है ऊपर से और नीचे टी शेप है, ठीक है। बाकी मैं आगे, अब ये देखिए, ये एक लाइन है जिसके बाद नीचे ये टी शेप है। इसका मतलब है ये वाला जो प्रोसेस है इस जीन के एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर रहा है। जब इस तरह की टी टाइप शेप हो, ये वाला प्रोसेस इसको ब्लॉक कर रहा है। लेकिन अगर तीर का निशान हो, तीर के निशान का मतलब होता है कि ये वाला जो जीन है इस जीन के एक्सप्रेशन को हाई कर रहा है। ये कहानी समझ आ रही है? अब ये पाथवे के अंदर अगर तो तीर का निशान हो, इनमें ये दोनों कट्ठे एक्सप्रेस होते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं जीन को एक्सप्रेस करवाने में। लेकिन अगर इस तरह का लाइन हो, ये जो लाइन टी टाइप है, इसका मतलब है ये वाला जीन इस जीन को सप्रेस कर रहा है। जब ये पाथवे वर्नालाइजेशन वाला एक्टिवेट होगा तो FLC जीन क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। अब ये कहानी आपको समझ आ गई। अच्छा, अब दोबारा ये देखिए, अब FLC जीन को ब्लॉक कौन कर रहा है? वर्नलाइजेशन। अच्छा, वर्नलाइजेशन किसे कहते हैं? किलिंग ट्रीटमेंट। जो एप्पल है, पियर है, ये जो प्लांट्स है ना, इसको फ्लावर बड इनिशिएट कराने के लिए हमें ना कुछ चिलिंग ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। चिलिंग आवर्स कौन से होते हैं? चिलिंग 0 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वर्नालाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वर्नालाइजेशन। अच्छा, जब वर्नालाइजेशन होगी तो क्या होगा? FLC जीन क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक हो जाएगा, सुप्रेस हो जाएगा। FLC जीन ने सुप्रेस किसको किया हुआ है? इस पाथवे को। जब ये नहीं होगा तो ये पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये पाथवे एक्टिवेट होगा तो फ्लावरिंग आ जाएगी। ये कहानी समझ आई? जी सर। दोबारा बता देंगे? मैं क्या, FLC जीन ने इस LFY जीन को सुप्रेस किया हुआ है। जब ये एक्टिव होगा तो ये इस सारे पाथवे को इनएक्टिवेट किया हुआ है इसने, जिसकी वजह से फ्लावरिंग नहीं होती, सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ ही होती रहती है, ठीक है। लेकिन अगर इस FLC जीन को कोई सुप्रेस कर दे, वर्नालाइजेशन, तो क्या होगा? ये इसको सुप्रेस करने के लिए वजूद नहीं होगा। जब ये वजूद नहीं होगा तो प्लांट के अंदर फ्लावरिंग हो जाएगी। ये कहानी समझ आ गई आप लोग को? यस सर। यस सर। मीन्स दैट हम क्या करते हैं कि एक प्लांट्स को वर्नालाइज कर देते हैं। वर्नालाइजेशन का मतलब यह होता है कि चिलिंग आवर्स के अंदर प्लांट को रखना कोई 700 घंटे के लिए। जो एप्पल है ना, एप्पल, उसको तकरीबन 700 घंटे चिलिंग आवर्स के चाहिए, तब जाकर उसके अंदर फ्लावर बड बनती है। अगर 700 घंटे उसको चिलिंग आवर्स के ना दिए जाए तो फ्लावर इंड्यूस नहीं होता। नहीं होगा। तो इट मीन्स हम एप्पल को सिर्फ ऐसे इलाके में ग्रो कर सकते हैं जहां तक साल के अंदर कम से कम, जो स्प्रिंग से पहले, स्प्रिंग नहीं होता जो बाहर के मौसम से के दौरान या उससे पहले 700 घंटे चिलिंग टेम्परेचर के हो। इसलिए हम एप्पल को मुल्तान में ग्रो नहीं कर सकते।
क्योंकि एप्पल को मुल्तान में 0 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड 700 घंटे के लिए पॉसिबल ही नहीं है। ये बरी में होता है, ये स्वात में होता है, ये कोयटा में होता है। जहां जहां एरियाज में इतना टेम्परेचर को 700 घंटे के लिए होगा लगातार, तब जाके एफएलसी जीन जो है वो क्या हो जाएगा, सुप्रेस हो जाएगा। जब ये सुप्रेस हो जाएगा तो ये फ्लावरिंग रिलेटेड जीन जो है ये सारे के सारे एक्टिवेट हो जाएंगे और फ्लावरिंग बन जाएगी। ये कहानी सबको समझ आ गई है ना, मतलब समझ Yes, आ sir. गई सर। यस सर। एक पाथवे, यस सर। ये हो गया एक पाथवे। मैंने बताया था कि फ्लावरिंग से रिलेटेड 3 पाथवेज हैं। एक है फोटोपीरियडिज्म, एक है वर्नलाइजेशन, एक है ऑटोनोमस पाथवे। फ्लावरिंग सिर्फ एक पाथवे। अब जो सिट्रस है ना, सिट्रस की फ्लावरिंग कब आती है? देखिए आप लोगों ने किन्नू के ऊपर फ्लावरिंग कब आती है? ऑरेंजेस के ऊपर फ्लावरिंग कब आती है? समर के टाइम में, स्प्रिंग में आती है। नॉर्मली आपने पढ़ा होगा कि ज्यादातर फूल जो है वो बहार में उगते हैं, ऐसा ही है। जी। बड़े शेर सुने होंगे, बड़ी कहानियां सुनी होगी, बड़े भी आया बहारों का मौसम तो फूल खिल गए। ये क्यों खिलते हैं बहारों में ये फूल? वो उसकी वजह यही है कि जो नॉर्मली क्योंकि सर्दियां होती है ना, सर्दियों के अंदर वर्नलाइजेशन, ये वाला जो प्रोसेस है, ये जो मैंने आपको बताया है वर्नलाइजेशन, सर्दियों के अंदर जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसको रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के अंदर कन्वर्ट होने के लिए दे नीड सम चिलिंग टेम्परेचर। अच्छा, कुछ होते हैं प्लांट जिनको चिलिंग टेम्परेचर चाहिए, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको ग्रो करने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए। फ्लावर बड इनिशिएशन के लिए लो टेम्परेचर क्या होता है? 10 से 20। अच्छा, अब वीट जो है ना, वीट गंदम, वो हमारे इलाके में ग्रो हो जाती है ना, उसको लो टेम्परेचर चाहिए। तो गंदम के अंदर फ्लावरिंग कब आती है? फरवरी में। लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर के बाद उसके अंदर फ्लावर बड बनती है, उससे पहले वो वेजिटेटिव ग्रोथ होती रहती है। अच्छा, इसीलिए कहा जाता है कि वीट को जितना अर्ली ग्रो करो ना, अर्ली फिर नवंबर में कर लो, तो उसको ज्यादा टाइम मिल जाता है वेजिटेटिव ग्रोथ होने में। लेकिन यूं ही लो टेम्परेचर आएगा तो फौरन उसके अंदर फ्लावरिंग आ जाएगी। नहीं लगी समझ? लगी सर। अच्छा, अगर थोड़ी सी लेट उसके अंदर फ्लावरिंग आए तो वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी हो, तो ज़ाहिर है जितनी अच्छी, कहते हैं ना, अ हेल्दी बॉडी हैज हेल्दी माइंड। अगर हेल्दी उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, उसके बाद फ्लावरिंग आएगी, और वो जो, तो फिर वही जो हेल्दी बॉडी है उससे जो फर्टिलाइजेशन होगी तो फ्रूट बनेगा। जब इसका दाना बनेगा तो उसके अंदर वो सारी जो न्यूट्रिशन है वो चली जाएगी। हेल्दी बॉडी हैज हेल्दी यील्ड। ठीक है, तो अब आपको ये सारी कहानी का पता होना चाहिए कि सिट्रस जो है, सिट्रस को भी लो टेम्परेचर चाहिए फ्लावरिंग के लिए। कितना? लो टेम्परेचर। लेकिन इसको शॉर्ट डे भी चाहिए साथ। सिट्रस जो है को फ्लावरिंग के लिए शॉर्ट डेज, और दूसरा क्या चाहिए? लो टेम्परेचर चाहिए। लो टेम्परेचर, और इवन समटाइम दे आल्सो नीड अ ड्राउट स्ट्रेस। नॉर्मली जो सिट्रस का पौधा होता है ना, लोग ना नवंबर में उसको पानी देना बंद कर देते हैं। कोई 1 महीने का स्ट्रेस देते हैं ड्राउट का, जब तक इसको लो टेम्परेचर भी आ जाता है और साथ में शॉर्ट डेज भी आ जाते हैं। तो फ्लावर बड बनने के लिए जनवरी का महीना आइडियल फॉर सिट्रस। ठीक है, जब फ्लावर बड बनती है जनवरी में इसके, लेकिन फ्लावर बनता कब है? शुरू में सिर्फ बड बनती है और फरवरी तक इसका फ्लावर बन जाता है।
फ्लावर पूरा ग्रो कर जाता है, पहले बड बनती है बाद में फ्लावर बनता है। ये कहानी समझ आ रही है बच्चों आप लोगों को? Yes, sir. सर एक बार एक्सप्लेन कर दें। Yes, sir. जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, फ्लावरिंग प्लांट नॉर्मली दे रिक्वायर्ड सम ट्रीटमेंट टू फ्लावर, ठीक है। वो एक ट्रीटमेंट वर्नलाइजेशन वाली हो सकती है, दूसरी ट्रीटमेंट फोटो पीरियोडिज्म वाली हो सकती है। आपको पता होगा एक लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं। इनके बारे में डिफरेंस पता है आप लोगों को? शॉर्ट डे प्लांट के अंदर एक्चुअली लॉन्ग नाइट्स होती है, ठीक है। जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं उसके अंदर शॉर्ट नाइट्स होती है। जब ये पूरा एक बायोलॉजिकल क्लॉक पूरा होता है लॉन्ग डे या शॉर्ट डे का, तब जाकर एक ये CO जीन एक्टिवेट होता है। ये फाइटोक्रोम्स होते हैं डिफरेंट, वो लाइट को रिसीव करते हैं, लाइट की क्वालिटी की वजह से दे एक्टिवेट किसको? CO जीन। अब जो CO जो है कॉन्स्टेंस जीन कहते हैं इसको, ये एक्टिवेट कर देता है FT जीन्स को। जब तक को एक्टिवेट नहीं होगा FT एक्टिवेट नहीं होगा। अब को एक्टिवेट कब होगा? जब अगर लॉन्ग डे प्लांट है तो उसको लॉन्ग डे चाहिए को 20 से 25 दिन, अगर शॉर्ट डे प्लांट है तो उसको शॉर्ट डे चाहिए 15 से 20 दिन के लिए। तब जाके ये कॉन्स्टेंस जीन जो है वो क्या होगा? एक्टिवेट होगा। व्हेन दिस जीन इज एक्टिवेटेड, FT mRNA इज एक्टिवेटेड, फ्लावरिंग लोकस T, दिस विल हेल्प इन फ्लावरिंग। कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसको दोनों चाहिए, वर्नलाइजेशन भी चाहिए, फोटो पीरियडिज्म भी चाहिए। कुछ है जिसको सिर्फ वर्नलाइजेशन चाहिए, कुछ को सिर्फ फोटो। ये सारे पाथवे जितने भी जीन्स हैं, ये जो यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे जीन्स तमाम एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर होते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट कौन से होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट, जिनके अंदर फ्लावरिंग आती है। जिब्रोस्पर्म्स के अंदर फ्लावरिंग होती है 2 फ्लावरिंग, ठीक है। जो एंजियोस्पर्म्स है वो है जिनके अंदर फ्लावरिंग होती है। और जितने भी तमाम फ्लावरिंग प्लांट है उनके अंदर ये सारे जीन्स होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर ये जीन सुप्रेस हुए होते हैं लेकिन मे बी दे आर नॉट एक्टिवेटेड। सम कुछ के अंदर ये वाले जीन एक्टिवेट डीएक्टिवेट हुए होंगे। मेरी बात की समझ आ रही है बच्चों? Yes, sir. ये वो सारी कहानी है दैट लीड्स टू फ्लावरिंग। और ज्यादातर जो प्लांट्स हैं वो फ्लावरिंग देते हैं फरवरी में या मार्च में। उसकी वजह क्या होती है? स्प्रिंग सीजन होता है, उसको नॉर्मली शॉर्ट डे प्लांट्स भी और वर्नलाइजेशन की ट्रीटमेंट भी हुई होती है, और सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है विंटर में। और उसके बाद यूं ही स्प्रिंग आता है तो फूल ही फूल हो जाते हैं हर जगह। समझ आई? सर ये GS सिग्नलिंग की सर समझ नहीं आ रही। किसकी? सर GS सिग्नलिंग वो तो बाद में छोड़ो ना, वो तो अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है। लेकिन मैं ये वर्नलाइजेशन और फोटो पीरियडिज्म का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये समझ आ गई सबको? जी सर, क्लियर। चलिए गुड हो गया। अच्छा अब ये देखिए, एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, ये फोटो पीरियडिज्म है, ये वर्नलाइजेशन पाथवे है, ठीक है। अच्छा कहा जाता है कि समटाइम ऐसा होता है कि अगर, लेकिन ये जिब्रा जो GA सिग्नलिंग की बात कर रहे हैं ना आप, ये वाली GA सिग्नलिंग जिसे जिब्रालिन सिग्नलिंग कहते हैं, जिब्रालिन हार्मोन्स कहते हैं इसको। अच्छा समटाइम ऐसा होता है कि अगर हम ये शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट ना भी करें ना, तो डायरेक्ट जिब्रालिन की स्प्रे कर दे प्लांट के ऊपर, तब भी वो FT mRNA को एक्टिवेट कर देता है समटाइम। लेकिन ये यूनिवर्सल मैकेनिज्म नहीं है, ये सिर्फ कुछ पौधों के अंदर ऐसा करता है, लाइक वीट के अंदर कर देता है, कैरेट के अंदर कर देता है, लेकिन बाकियों के अंदर, सिट्रस के अंदर ये सुप्रेस करता है फ्लावरिंग को। नहीं लगी समझ? लगे नहीं सर। लग तो गया, sir.
जिब्रालिन पाथवे है, कुछ पौधों के अंदर ये ऑब्जर्व किया गया है कि जब हम जिब्रालिन की स्प्रे करें जब वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट हो तो डायरेक्ट वो एफटी एमआरएनए एफटी का जो जीन है उसको एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। लेकिन ये एक यूनिवर्सल मैकेनिज्म नहीं है, सब पौधों के अंदर ऐसा नहीं करता। सिट्रस के अंदर ये सुप्रेस करता है, वीट और कैरेट के अंदर ये एक्टिवेट करता है। ओके सर, लग गई समझ। जी अच्छा, सर। एक ये ऑटोनोमस पाथवे, ये वो प्लांट है ऑटोनोमस वाले जिनके अंदर पूरा साल फ्लावरिंग होती रहती है, लाइक गावा। गावा क्या है? जिसके ऊपर साल में 3 से 4 बार फ्लावरिंग होती है। दे डोंट नीड लो टेम्परेचर, फोटो वर्नलाइजेशन, फोटो पीरियडिज्म, they give flowering throughout the year because all the year they activate these genes deactivate FLC normally, जिसकी वजह से फ्लावरिंग होती रहती है। समझ आई? यस सर। ठीक है, तो ये सारी कहानी है। अब इसके अंदर जो बड़ा इंपॉर्टेंट जीन है वो FLC है। अब FLC की डेफिनेशन आप पढ़ ले, ये देखो, फ्लावरिंग लोकस C हैज अ की रोल इन द टाइमिंग ऑफ द इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग, ठीक है। इसका बड़ा की रोल है फ्लावरिंग की इनिशिएशन के लिए। FLC बाइंड्स एंड रिप्रेस 2 जीन्स दैट प्रमोट फ्लावरिंग, ठीक है। कौन से? FT और SOC1। ये देखिए, FT और SOC1 इन दोनों को ये सुप्रेस करता है, ठीक है। अच्छा, FT and SOC, we show that FLC bind to many other genes indicating that it has a regulatory role other than the repression of the flowering। जब भी FLC जीन एक्टिवेट होगा ये FT और SOC1 जीन को सुप्रेस कर देगा। जब ये सुप्रेस होगा तो देयर इज नो फ्लावरिंग। लेकिन अगर FLC जीन नहीं है तो ये दोनों जीन्स एक्टिवेट रहेंगे और फ्लावरिंग होती रहेगी सर। ठीक है। आज मैं सिर्फ आपको यही पढ़ाऊंगा, बाकी चीजें कल पढ़ाऊंगा नेक्स्ट, ताकि आपको ये हजम हो जाए ये चीजें मैंने पढ़ाई है अभी तक। करेंगे ये। अच्छा, ये DRCR आप लोगों को मैंने कहा था कि एक असाइनमेंट दे दिया आपने जिनको दे दिया, मुझे भेजिए, टॉपिक भी दे दिए हैं, ठीक है। आप GR ऐसे किया करें कि डेली जो अटेंडेंस है ना जो आप मुझे भेजती हैं वो एक ही शीट बना लें, उसी में लगा के भेज दिया करें मुझे। सर वो मेरे पास है, मैं उसको भेज दूंगी। ये ना हो कि हर बार डिफरेंट शीट भेजा करें। ये इस तरह करें, ये मैं आपको बताता हूँ, इस तरह ये मैंने लगाता हूँ बच्चों की अटेंडेंस। ये देखें, आप जो प्रेजेंट है उसके सामने 1 लिख दिया करें, ऊपर डेट लिख दिया करें, जो एब्सेंट है वो 0, ठीक है जी। ठीक है सर। ऐसे करके वो सारे डेट्स की मुझे करके भेज दे। ओके सर। अल्लाह हाफिज। ये मैं आपको वीडियो भी भेज देता हूँ और ये नोट्स भी भेज देता हूँ। अल्लाह हाफिज।